गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़े थे। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। डाइजेशन क्या होता है? यह एक प्रोसेस है जिसमें फूड का क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और वो फूड जो है ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये फूड जो है किस में कन्वर्ट होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी। देन फिर क्या होगा, वो स्मॉल मॉलिक्यूल से एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होके वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी के बाद क्या करेगा, वो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी के डेवलप में, उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड सेल रिपेयर, और वह जो है हमारे सेल को रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। अब जो इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन, माउथ मैकेनिकल डाइजेशन में च्युइंगिंग का काम करता है, चबाने का काम करता है। एंड केमिकल डाइजेशन में जो है हमारा सलाइवा है। ठीक है, आगे है इसोफेगस। इसोफेगस ए मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। इसोफेगस का क्या काम होता है, यह मुंह से फूड को स्टमक तक ले जाने का काम करता है। अब आगे है हमारा स्टमक है, ए मस्कुलर सैक दैट मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड। अब स्टमक का क्या काम होता है, यह हमारे फूड को मिक्स करता है और क्या करता है, यह हमारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं उसको सिक्रेशन करने का काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे एसिड का सिक्रेशन होगा, HCl का सिक्रेशन होगा, किसके अंदर होगा, स्टमक के अंदर होगा। आगे है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद हमारा फूड का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्मिंग फीसेस। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, उन सब का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए हैं वो फीसेस के रूप में वहाँ पे होता है। ठीक है, आगे है हमारा रेक्टम स्टोर फीसेस बिफोर एलिमिनेशन। रेक्टम क्या करता है, उस फीसेस को जो है, वेस्ट मटेरियल को जो है कुछ देर के लिए स्टॉक करता है। देन आगे एनस जो है, द ओपनिंग थ्रू विच फीसेस आर एक्सपेल्ड। एनस क्या करता है, उस फीसेस को जो है एक्सपेल्ड करने का काम करता है, निकालने का काम करता है। फिर आगे है हमारा द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड टीथ है, टंग है, सेलेब्री ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेलेब्री ग्लैंड। डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, सेलेब्री ग्लैंड से होता है, जिसमें टंग, स्टमक, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। These enzymes are responsible for catalyzing various reaction in the alimentary canal। अब जो है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे भोजन को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आगे है हमारा एब्जॉर्प्शन। रूट ऑफ दिज डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है, हमारा जो भोजन जो है एलिमेंट्री कैनाल में आएगा। एलिमेंट्री कैनाल में आने के बाद वहाँ से क्या होगा,
वो वहाँ से जो फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो किस में आएगा, फूड जो है न्यूट्रिएंट्स बन के हमारे ब्लड और लिम्फ में आएंगे, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में आना, ठीक है, यही प्रक्रिया जो है एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक। The absorption process is done through diffusion, facilitate diffusion, osmosis and active transport। अब जो है हमारा एब्जॉर्प्शन कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, फैसिलेट डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। About 10% ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा 10% जो है न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, स्टमक के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। Will the remaining 90% न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 10% हमारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, स्टमक में एब्जॉर्ब हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। बाकी 90% जो है न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे है एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड स्टार्ट ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड के डाइजेशन होने के बाद से यह प्रक्रिया जो है स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर डाइजेस्ट फर्स्ट इन द स्टमक। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है। बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एंजाइम्स। किसके एक्शन के थ्रू ये डाइजेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू और एंजाइम्स के थ्रू ये डाइजेस्ट हो गया। कौन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। उसके बाद का जो प्रोसेस है एसिमिलेशन का है। एसिमिलेशन टेक प्लेस ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स जो बच गए, उसका न्यूट्रिएंट्स जो हमारा बच गया वो ब्लड और लिम्फ में सर्कुलेट होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। वहाँ से क्या होगा, एसिमिलेशन में हमारे सेल्स और टिश्यू को क्या करेगा, हमारा एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करने का काम करेगा। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू जो है पूरे सेल्स और टिश्यू तक जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम एसिमिलेशन प्रोसेस में ही स्टार्ट होता है। Epithelial cells are assimilation takes place only in the small intestine। एसिमिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इपिथेलियल सेल्स आर ए टाइप ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द बॉडी सरफेस एंड फॉर्म्स ग्लैंड। अब जो है इपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा कहाँ पे रहेगा, इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी लेयर पे जो है वहाँ पे मौजूद रहेगा, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन द स्किन। इपिथेलियल हमारा टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, स्किन के ऊपर भी पाया जाता है। इन ब्लड वेसल्स में भी मौजूद होते हैं। एंड थ्रू आउट द यूरिनरी ट्रैक्ट, और ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में भी मौजूद होते हैं। इपिथेलियल सेल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन द प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन। अब जो है इपिथेलियल सेल्स जो है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। स्किन के ऊपर रहेगा, स्किन पे रहेगा तो वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। जीभ के ऊपरी लेयर पे मौजूद होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्शन के बाद है सिक्रेशन। सिक्रेशन में जैसे स्वेट ग्लैंड से का सिक्रेशन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। एंड एक्सक्रिएशन में वह हमारे शरीर से इपिथेलियल सेल्स जो है एक्सक्रिएट करता है, जैसे पसीना हो गया, ठीक है, पसीना हो गया उसको एक्सक्रिएट करने का काम करेगा। सलाइवा हो गया उसको एक्सक्रिएट करेगा। These epithelial cells take nutrients from the intestine and pump them into the blood where is distributed to the body for growth and repair of cells। अब जो है epithelial cells क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन में क्या करेगा,
वो पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करेगा। जैसे ही ब्लड पंप होगा उसके बाद जो हमारा एसिमिलेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके थ्रू जो है पूरे सेल्स के अंदर जो है एनर्जी पहुंचने का काम करेगा। उसके साथ साथ ये क्या करता है, द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स तो पहुंचेगा, और न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, जहाँ पे हमारा सेल्स डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करने का काम करेगा, वह हमारे बॉडी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, और यह हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। यह हमें किससे बचाता है, हार्मफुल सब्सटेंस से बचाता है, बैक्टीरिया हो गया उससे, और टॉक्सिन सब्सटेंस जैसे कोई केमिकल वगैरह हो गया उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? थैंक यू।